हेलो बच्चों, दिस इज सूरज सर, आईआईटी जे मैथ्स फैकल्टी। आज के नए लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने सेट थ्योरी का कुछ पीवाईक्यूज किया था। आज का लेक्चर हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, इसके जस्ट बाद का टॉपिक अपने पास ऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और आफ्टर दैट हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो जो रिलेशन का हिस्सा अपने 11th चैप्टर में 11th में है वो बहुत थोड़ा सा है। मतलब अगर बोला जाए तो उसमें केवल और केवल उसका डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के जस्ट बाद हम लोग फंक्शन को पढ़ेंगे पूरी तरह से क्लास 11th में। और ये फंक्शन का जो पार्ट है अपने पास वो 11th का डिफरेंट है, यानी कि 11th में हम लोग डोमेन और रेंज पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th में उसी का जो सिलेबस है अपने पास वो अलग है, फंक्शन का डिफरेंट कैटेगरी है उसमें। और रिलेशन जो पूरा पूरा है, टोटल रिलेशन हमारा टोटल टू टोटल मिलने वाला है क्लास 12th के चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर हमारा वही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर बाय ऑर्डर हम एक एक चीज पढ़ते हुए चलेंगे आगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने पास है वो है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बच्चों। और बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर आपने समझा तो बहुत सी चीजें आपको इसमें समझ आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पे क्वेश्चंस भी पूछा गया है, जेईई मेंस में पूछा गया है बहुत से, लगभग 2007 या 17 में पूछा गया क्वेश्चन है हमारे पास। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ये होता क्या है। देखो हमने यहाँ पे इसका डेफिनेशन तो लिख दिया है कि ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या होता है, एक ऐसी एंटिटी जिसमें टू एलिमेंट्स होते हैं। एक ऐसा एंटिटी का मतलब हम बोल सकते हैं, एलिमेंट ही नाम दे सकते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर दो एलिमेंट लाई करते हैं। क्या बोला है, एन एंटिटी हैविंग टू एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। एक फिक्स्ड ऑर्डर में हमारे पास दोनों के दोनों एलिमेंट उस एलिमेंट के अंदर दिए रहते हैं। एक बॉक्स हो गया, उसको सिंगल एलिमेंट मानेंगे, उसके अंदर दो एलिमेंट हमेशा लाई करते हैं और उनका जो हमारे पास पोजीशन है उसका पोजीशन फिक्स रहेगा, ऑर्डर फिक्स रहेगा, अरेंजमेंट फिक्स रहेगा। इसी की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर समझना है आप क्या समझ सकते हो कि जैसे देखो 1 आया, उसके बाद 2 आया, ये ऑर्डर है बच्चों कि हमने क्या बोला कि पहले 1 आना चाहिए, आफ्टर दैट 2 आना चाहिए। अगर आपने इसी को पलट दिया 2 और 1 तो ये डिफरेंट हो जाएगा, इसका कैटेगरी चेंज हो गया, इसका ऑर्डर चेंज हो गया। आप क्या बोलोगे, अब की बार इसकी पूरी प्रॉपर्टी बदल गई कि अब पहले 2 आ रहा है, आफ्टर दैट 1 आ रहा है। यानी ऑर्डर्ड पेयर में मतलब क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो एलिमेंट लिख रहे हैं, जो एलिमेंट हम लिख रहे हैं उसमें जो भी पहले एलिमेंट आ रहा है उसके बाद दूसरा एलिमेंट आ रहा है, उसके बाद अगर आपने उसको पलटा तो वो दोनों में आपस में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यानी वो दोनों अलग अलग माने जाएंगे। मैं क्या समझाना चाहता हूँ ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड बात भी पढ़ लीजिए आप। सेकंड में हमने क्या लिखा है, अनऑर्डर्ड पेयर, दैट मींस ये भी है होता है एन एंटिटी हैविंग टू एलिमेंट्स, ओनली टू एलिमेंट्स की बात कर रहा है। इसके आगे का डेफिनेशन इसमें है नहीं, बट इसने एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है कि ओनली एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। इसमें एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, देखो आपने लिखा 1 और 2 और एक और दूसरा मैंने लिखा 2 1, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, देखो हमने ले लिया अपने पास कि हमने पहला लिखा 1 और 2 और दूसरा लिखा 2 और 1। चलो तीसरा हमने लिखा 2 और 3 एंड उसके बाद लिखा 3 और 2, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि कितने ऑर्डर्ड पेयर हमने बनाए, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब मैंने जैसे बोला एक सिंगल एलिमेंट, तो ये सिंगल एलिमेंट माना जाएगा। इसके अंदर दो दो एलिमेंट है, हाँ है, तो वही बात ये कर रहा था, तो ये हमारे ऑर्डर पेयर हो गए। ये ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर, और ये से डिफरेंट है, सबके सब डिफरेंट है। कैसे, ये इसमें पहले 1 आया, आफ्टर दैट 2 आया है, इसमें पहले 2 आ गया, तो ये दोनों आपस में डिफरेंट है, अलग अलग है। क्यों, क्योंकि इसमें पहले 1 आया है, इसमें पहले 2 आया है। बात क्लियर है, तो दोनों अलग अलग हो गए। सिमिलर तरीके से इसमें 2 आया है बट बाद में 3 आ गया, तो इसमें कोई मैच नहीं। आप बोल सकते हैं इसमें 2 आया, इसमें 2 आया, ठीक है, पहला तो सेम हो गया बट दूसरा दोनों में चेंज है, तो दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर है ना। ऐसे मैं इसको अगर इससे कंपेयर करूं तो पहले 2 आया, आफ्टर दैट 3 आया, बट इसमें पहले 3 आया, आफ्टर दैट 2 आया। यानी कि मैं ऑर्डर पेयर की बात करता हूं तो ऑर्डर ये बोलता है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि आप पहले किसको रख रहे हो, उसके बाद किसको रख रहे हो। इसी की वजह से हम यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बताओ, तो आप कितने बताओगे, टोटल 4, कि इसके अंदर टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर उपस्थित हैं यहाँ पे। क्लियर है बात। अब ये जो बात हमने इसमें पढ़ा ना कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ये उसी का विरोध करता है। ये क्या बोलता है कि मेरे लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए केवल ये इंपॉर्टेंट है कि एक पेयर में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है या डिफरेंट है, बस इतना इसके लिए फर्क डालता है।
ये बोलता है कि एक एलिमेंट के अंदर दो एलिमेंट तो होने चाहिए, बट वो दो एलिमेंट कहाँ पे रखे गए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब पहले किसको रख रहे हो बाद में किसके रख रहे हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए क्या होता है बस एलिमेंट इंपॉर्टेंट पता है, एक पैकेट के अंदर हमने पहले किसको रखा बाद में किसके रखा इससे फर्क नहीं पड़ता। कैसे? जैसे ये बोलता है कि इस बॉक्स को अगर मैं देखूंगा तो इसमें 1 और 2 है, ठीक है, और मैं इसको भी देखूंगा तो इसमें भी 1 और 2 है। और इसमें मैं देखूंगा तो इसमें भी 1 और 2 है। कैसे? इसमें इससे फर्क नहीं पड़ता कौन पहले आया, इसने बोला कि इसके अंदर भी 1 2 है और इसके अंदर भी 1 2 है, भले आगे पीछे लिखे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि उसके अंदर कौन है बस। तो वो बोलेगा ये भी और ये भी आपस में सेम है, इसके लिए ये दोनों सेम होते हैं, वो बोलता ही नहीं इसमें डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, वो बोलता है दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो क्या करेगा, दोनों का सेम बोलेगा कि दोनों सेम है तो एक ही यूनिट काउंट करेगा उसमें। फिर वो क्या बोलता है, इसको और इसकी तरफ बढ़ता है, अगर इसकी तरफ बढ़ेगा वो तो इसमें भी देख रहा है 2 3 और इसमें भी 2 3 है, भले उल्टे लिखे गए हैं बट इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, केवल एलिमेंट इंपॉर्टेंट है कि एक पैकेट के अंदर जो एलिमेंट है वो कौन से हैं बस। तो इसमें भी 2 3 है इसमें भी 2 3 है, तो इन दोनों को फिर से वो क्या करेगा, सिंगल यूनिट काउंट करेगा। तो यानी कि इसके लिए क्या होता है, हमारे पास एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं बट इसके लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि हमने पहले किसको लिखा बाद में किसको लिखा। और अगर हमको इसमें पूछता कि नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर हमारे पास कितने अनऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, इसी के लिए तो हम क्या बोलते हैं, केवल और केवल 2। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों को तो सिंगल मान लिया, इन दोनों को तो सिंगल माना, तो 1 ये हो गया और 1 हमारे पास ये, तो कितने आए टोटल 2। एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको डिटेल में। हमने बोला आपके पास 1 और 2, सिमिलर 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 4, 6 एवं 5, 5 एंड 6, 2 एंड 1, इतने एग्जांपल्स लिए। तो सबसे पहली बात अगर हमें समझना है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सारे ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट है, देख लो आप सारे के सारे डिफरेंट है, क्योंकि सबका पहला पोजीशन अगर मिलाओगे तो सबका डिफरेंट है, और किसी का मैच हुआ तो सेकंड मिलाएंगे हम, तो सेकंड में डिफरेंट पक्का आ जाएगा। तो सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है। ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा हूं। अब अगर आपसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर, तो अनऑर्डर्ड पेयर में क्या है भाई, जो सेम एलिमेंट वाले हैं उनको सिंगल काउंट करेंगे, दैट मींस क्या होगा, 1 आया, 4 5, 1 आया 2, ये 3 हो गया, उसके बाद बचे कौन, ये डिफरेंट है दोनों, तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5, कितने आंसर आएंगे 5। यानी ये बातें हमें, आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक दो छोटी छोटी बातें हैं उसको समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, अभी हमने समझा ऑर्डर्ड पेयर के लिए पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट मायने रखता है, किसका पोजीशन फर्स्ट है किसका पोजीशन सेकंड है। उसी के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर कभी भी हमारे पास पूछा जाए कि क्या ऑर्डर्ड पेयर एक सेट होता है, तो बच्चों नहीं, एक सेट नहीं होता, वो सिंगल एक एलिमेंट होता है ना, क्योंकि हमारा सेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स में लिखते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट होता है जिसके अंदर दो एलिमेंट लाई करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर एक सिंगल एंटिटी होती है जिसके अंदर दो एलिमेंट लाई करता है। बातें समझ में आई? तो ऑर्डर्ड पेयर एक सेट नहीं होता है ना, पहली बात तो समझ में आई। अब दूसरी बात हमारे पास क्या है, इस सेकंड पॉइंट में लिख देता हूं, दूसरी पहला दूसरा पॉइंट हमने फर्स्ट की बात की कि ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट ए सेट, इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं होता, ये एक सिंगल यूनिटी होती है, और एक सिंगल एंटिटी जिसके अंदर दो एलिमेंट लाई करते हैं। और सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला, सेकंड आपको क्या समझाना है मुझे, कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, बात करें ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी इक्वल ओनली इफ, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर दे दिया है, उसने बोला कि ये सब आपस में इक्वल है, तो हमेशा याद रखेंगे हम कि फर्स्ट एलिमेंट जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के होंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर विल बी इक्वल, सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे आल्सो
इसी के साथ साथ सेकंड एलिमेंट्स विल आल्सो बी इक्वल। दैट मीन्स मैं क्या समझाना चाहता हूं कि अगर आपके पास किसी ने लिखा एक ऑर्डर्ड पेयर है, मान लेते हैं 3,5 इक्वल टू, यहां पे लिखा है इन्होंने x-1, y + x, ये दो पहला ऑर्डर पेयर, दो दूसरा ऑर्डर पेयर, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका फर्स्ट एलिमेंट पहले वाले से सेम होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले से सेम होगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूं x-1 की वैल्यू क्या होगी 3, यानी x की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 4। ठीक, सिमिलर तरीके से सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, x + y इक्वल टू कितना होगा 5, और x का वैल्यू आपने निकाला 4, 4 + y इक्वल टू 5, दैट मीन्स y का वैल्यू कितना आएगा अपने पास 1। इतनी बातें क्लियर। तो टू ऑर्डर्ड पेयर्स अगर आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट दोनों के आपस में इक्वल है, सेकंड एलिमेंट आपस में इक्वल है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास, थर्ड पॉइंट, बेसिक टर्म पॉइंट में ही हमारे पास तीसरा पॉइंट है बच्चों, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, क्वेश्चन उस पॉइंट पे तो नहीं पूछा गया, बट पूछ सकता है, 100% चांस है पूछ सकता है कि अगर कभी भी पूछा आपके पास कि इफ एक सेट लिखा हुआ है, ए सेट एस इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास, मान लेते हैं 1 2 3, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और हमारे पास कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, n एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको पूछता है, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट में ही पहला पार्ट आएगा अपने पास, कि आप बताओ नंबर ऑफ, इसने पूछा नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑल डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ एस। ठीक, इसका जो डिटेल हमारे पास डेरिवेशन है वो हमें बाइनोमियल आने के बाद ही समझ आएगा। इस वजह से मैं इसके डेरिवेशन को स्किप करके आपको सीधा यहां से इसका डायरेक्ट फार्मूला समझाऊंगा कि कभी भी अगर आपको पूछे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑल डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ एस, दिए गया सेट आपके पास इधर है, तो उसका डायरेक्टली आंसर हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल, जो भी ये निकल के आएगा वो होता है बच्चों 3 के पावर n। इसका आंसर कितना होगा 3 के पावर n, वेयर n क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट, इस सेट के अंदर टोटल जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास पावर में आएगा। सिमिलर तरीके से इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब मैं ये बता देता हूं, इस फार्मूले पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो अब पूछ सकता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इस पे नहीं पूछा गया तो पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि इसके सेकंड वाले हमारे पास फॉर्म पे क्वेश्चन पूछ चुका है। और वो क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑल डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ सेट एस। यानी कि अब की बार पहले इसमें क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बट इसमें क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, टोटल कैपिटल N इक्वल टू 3 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूले पे बच्चों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन दरअसल ये था, बस हमारे पास क्वेश्चन में लिखा था s इक्वल टू 1 2 3 और 4। उस क्वेश्चन में बोला था कि अगर एक सेट आपका s इक्वल टू 1 2 3 4 है तो आप फाइंड आउट करो टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ऑल डिसजॉइंट सबसेट ऑफ s। इसका आंसर डायरेक्टली हम लोग निकालेंगे अगर, तो कितना आएगा 3 के पावर n मीन्स 4 आएगा आंसर, प्लस 1 अपॉन 2 हमारे पास आएगा 3, 4 टाइम्स कितना आएगा 81, 81 और प्लस 1 82 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 41। ये हमारे पास आंसर आएगा। तो मैं यही बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है, इस पे नहीं पूछा है, तो इस पे पूछ सकता है, इसलिए आप दिमाग में इस पार्ट को रखोगे। ठीक है, अब इतनी बातें अगर हमें समझ आ गई, ऑर्डर्ड पेयर अनऑर्डर्ड पेयर से बातें ये खत्म। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बेसिकली हमने नंबर्स का जो प्रोडक्ट देखा था उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन बोल देते हैं या प्रोडक्ट बोल देते हैं, बट यहाँ पे हमने
सेट लिया है तो सेट के प्रोडक्ट करते समय उनका नाम डिफरेंट रखा गया जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसा रीजन क्यों होता है? क्योंकि अगर हम दो सेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं और वो एलिमेंट्स आते हैं वो पेयर फॉर्म में निकल के आंसर आते हैं। ठीक है, और उन सभी पेयर्स को या ऑर्डर्ड पेयर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने पास कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये छोटी सी पॉइंट थी, हमें समझने की जरूरत थी, बट यहाँ पे हम याद रखेंगे हमेशा कि कभी आपसे पूछा जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है तो उसका डेफिनेशन बच्चों ये होता है कि अगर आपके पास दो सेट्स दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है, और इनका अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है अपने पास कि इनके प्रोडक्ट से एक सेट फाइनलाइज होता है, यानी एक सेट ही निकल के आता है। डेफिनेशन समझिएगा कि दोनों की प्रोडक्ट से एक सेट निकल के आता है जिस सेट में जिसमें सभी एलिमेंट, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होते हैं। सभी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होते हैं। दैट मीन्स हर एक एलिमेंट में दो एलिमेंट होते हैं। ठीक, हर एक एलिमेंट में उसके अंदर जो भी एलिमेंट लाई करेंगे उसमें दो एलिमेंट होंगे। ठीक है ना। और हम अगली बात क्या बोलेंगे कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट से और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले सेट से लिया जाता है। क्लियर है बात? यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी होता है वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स होता है, और जिसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लिया जाता है एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लिया जाता है। इसी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से हमने यहाँ पे लिख रखा है, वो क्या है अपने पास कि फॉर टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए ए एंड बी, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, वही मैंने बात बोला कि सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट, ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, सच दैट पहला एलिमेंट, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रहेगा उन सब का पहला एलिमेंट पहले वाले सेट में और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट में लाई करना चाहिए। ठीक है ना। इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। इसको जब डिनोट किया जाता है तो इसको डिनोट करने का तरीका हमारे पास होता है ए क्रॉस बी। अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखने का तरीका क्या होगा कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो ए कॉमा बी के फॉर्म में आने वाले हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आने वाले हैं। और यहाँ पे ये जो ए कॉमा बी है हम क्या बोलेंगे कि सारे के सारे ए पहला एलिमेंट पूरा पहले वाले सेट में लाई करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो सारे दूसरे एलिमेंट किसके लाई करेंगे हमारे पास सेकंड सेट में। यही डेफिनेशन हम सेकंड फॉर्म में आपको बता रहे थे। इतनी बातें क्लियर है हमारे पास? यानी कि अगर इसी को हमें समझना है हम क्या बोलेंगे कि अगर हमने सेट ले लिया, मान लेते हैं ए इक्वल टू आपके पास 1 और 2 और यहाँ पे हमने बी इक्वल टू लिया समझिए 3 एंड 4। आपको किसी ने पूछा ए क्रॉस बी निकालो, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लिखा है ए कॉमा बी, यहाँ पे ये सभी ए के लिए लिखा है, मतलब इसके सभी एलिमेंट की बात कर रहे हैं। किसका? सभी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। किसके साथ? इसके सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। यानी कि मैं अगर यहाँ एग्जांपल में समझूं तो मैं ये बोलूंगा कि इस वाले सेट का जो पहला एलिमेंट है इसके सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। यानी 1 का 3 के साथ बनेगा और 1 का 4 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनेगा। सिमिलर तरीके से 2 का 3 के साथ भी पेयर बनेगा और 2 का 4 के साथ भी पेयर बनेगा। दैट मीन्स इससे जो आंसर आएगा एक सेट निकल के आएगा। उस सेट में सारे के सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होंगे, जिसमें पहला एलिमेंट पहले वाले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। फिर से अभी 1 तो और बनाएगा किसके साथ? 4 के साथ। सिमिलर तरीके से इसका 2 3 के साथ ऑर्डर बनाएगा और इसका 2 अभी 4 के साथ ऑर्डर बनाएगा। ये जो हमारा तैयार हुआ इसको हम बोलेंगे ए क्रॉस बी। बातें क्लियर हो गई इतनी? अगर इतनी बातें क्लियर तो एक आगे एग्जांपल हम और कर लेते हैं। अगर हमारे पास लिखा हुआ है ए इक्वल टू 2 4 एंड 6, बी इक्वल टू लिखा हुआ है हमारे पास मान लेते हैं 10 एंड 20, तो हम समझ लेते हैं सीधी बात। हमने लिखा ए क्रॉस बी, इसको आंसर कितना आएगा हमने बोला कि पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 2 का 10 बनेगा। सिमिलर तरीके से 2 का 20 से भी बनेगा, 4 का 10 से साथ बनेगा और उसके बाद हमारे पास 4 का 20 के साथ भी बनेगा पेयर।
सिमिलर तरीके से 6 का 10 के साथ पेयर बनेगा और 6 का 20 के साथ पेयर बनेगा। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। पहले वाले सेट का पूरा पूरा सभी एलिमेंट दूसरे वाले सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना के एक सेट बनाता, उसी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इतनी बातें क्लियर हो गई तो एक बात आप और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने ए क्रॉस बी निकाला, वैसे क्या निकालेंगे, बी क्रॉस ए। अब बच्चों अगर इसमें मैं ध्यान दूं तो अब पहला सेट आपका बी हो गया, दूसरा सेट क्या बना, ए। तो पहला सेट अगर बी बना तो सारे एलिमेंट फर्स्ट किसके होने वाले हैं, बी के, और दूसरे एलिमेंट किसके होने वाले हैं, ए के। दैट मीन्स अगर हम आंसर अब निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अब बी का सभी एलिमेंट ए के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। दैट मीन्स 3 इसके साथ बनाएगा, 4 इसके साथ और इसके साथ, यानी कि 3 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा और 3 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ऐसे ही 4 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा और 4 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ठीक है, हर बार हम लोग एक बार बार यूज कर रहे हैं ऑर्डर पेयर। तो बात देखी जाए तो कभी भी हम इनको सेम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑर्डर पेयर में क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोनों अलग अलग है कि नहीं। अगर ये दोनों अलग है तो सिमिलर तरीके से 3 2 ये भी डिफरेंट है आपस में, ये डिफरेंट है, ये भी आपस में डिफरेंट है, यानी कि इसका पूरा पूरा एलिमेंट इस पूरे एलिमेंट से क्या है, डिफरेंट है, अलग है। तो जब पूरी तरह से अलग है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता। क्या हो सकता है बच्चों, नहीं। यहाँ पे हमने अभी अभी एक छोटे से एग्जांपल से समझ लिया कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए आपस में इक्वल कभी भी नहीं होता। बट पॉइंट बात अगर आपको नोटिस करने वाली बात पूछूं तो हमेशा याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी आपका अगर किसी ने लिखा कि बी क्रॉस ए है तो यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा, इसके हम डिटेल डिस्कशन में नहीं चलते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि ये दोनों सेट पक्का फिर आपस में क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे, क्योंकि हमने देखा अगर दोनों डिफरेंट हैं तो ऐसा तो कभी नहीं आएगा। हाँ, अगर किसी ने लिख दिया नहीं दोनों सेम सेम है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए आपस में इक्वल है, तो हम डायरेक्टली वहां से क्या बोलेंगे कि ए और बी आपस में क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब अगर इतनी बातें क्लियर तो कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड है, उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, फिर आगे इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो रिलेटेड पहला पॉइंट है अपने पास बच्चों, वो ये है कि अगर आपके पास कहीं भी लिखा हुआ है एन ए इक्वल टू, हमारे पास नहीं, यानी कि फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट है अपने पास, हमने लिया m, एंड उसके बाद दूसरे सेट में एलिमेंट नंबर कितना दे दिया हमारे पास, स्मॉल n, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको पता है। तो अगर आपको पूछ ले कभी भी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, हम डायरेक्टली क्या बताएंगे, m इंटू n। ठीक है, इनके यानी कि प्रोडक्ट हो जाएंगे, जितने एलिमेंट इसमें उतने एलिमेंट इसमें, ये आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे। डायरेक्टली हम समझेंगे कि अगर आपके पास एन ए इक्वल टू मान लेते हैं 5 दिया है और एन बी इक्वल टू हमारे पास 6 दिया है, तो हमसे पूछेगा इनके क्रॉस प्रोडक्ट में यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो 5 इंटू 6 दैट इज 30। ये पार्ट समझ में आ गया हमको। तो उसके बाद बच्चों हमारे पास सेकेंड पॉइंट जो है, हमेशा याद रखेंगे कि एनी किसी में से, आइदर हमारे पास अगर हम बात करें दोनों में से कोई, आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट, इज इनफाइनाइट सेट। दैट मीन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। इनमें से कोई भी एक अगर इनफाइनाइट सेट है, कोई भी, या तो दोनों हो जाए या तो कोई एक भी हुआ, तो हमारे पास ए क्रॉस बी भी क्या होगा, ए क्रॉस बी will also be an infinite set। ये बात ध्यान रखेंगे, आप कॉमन सेंस लगा सकते हो यार। सोचो तो, मान लो बी के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ना, तो मान लीजिए इसमें एक ही एलिमेंट है, मैं बात करता हूं, तो वो एक एलिमेंट इसके इनफाइनाइट एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। जब इनफाइनाइट के साथ बनाएगा तो कितने एलिमेंट कार्टेशियन में आने वाले, इनफाइनाइट आएगा। तो इससे कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो बस ये इतना ध्यान रखिएगा कि दोनों सेट में से अगर एक सेट भी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो हमारे पास उनका कार्टेशियन जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इसका उल्टा भी समझ लीजिएगा कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला है कि वो एक इनफाइनाइट सेट है, तो पक्का इन दोनों में से कोई एक क्या रहा होगा, इनफाइनाइट सेट रहा होगा। सिमिलर तरीके से थर्ड पार्ट अगर हमसे पूछा जाए, किसी ने बोला ए क्रॉस बी आपने निकाला और ये निकल के आ गया क्या, 5, दैट मीन्स इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट के साथ पेयर बना ही नहीं पा रहा है।
तो पक्का, या अगर इसमें एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, तो पक्का पेयर तो बनेगा ही बनेगा यार। अब ये आने का क्या मतलब हो सकता है? ये आने का मतलब आप क्या समझोगे सीधा, कि किसी एक में तो एलिमेंट था ही नहीं, किसी एक में एलिमेंट था ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने बी को गायब ही कर दिया, बी में कुछ नहीं रहा, तो इसका कोई एलिमेंट इसके किसके साथ बनाएगा पेयर? बना ही नहीं पाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा। या तो मैं इसी को गायब कर दूं, मैं बोलूं इसमें कुछ एलिमेंट नहीं है, अब इसमें भी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी एलिमेंट के साथ पेयर नहीं बना पाएगा। दैट मीन्स आप क्या बोलोगे? इससे क्या रिजल्ट आएगा? इसमें भी वही कहानी आएगी, आइदर ए और बी इज नल सेट। क्या हो जाएगा हमारे पास? नल सेट। इन दोनों में से कोई एक नल सेट होगा, कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी नल सेट होते हैं ना। और का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था सेट थ्योरी में, इसका मतलब हमेशा अगर हमें बात करनी हो तो और भी होता है साथ में, बोथ दोनों आता है। हो सकता है ए और बी में से किसी एक, कोई एक नल सेट हो, या हो सकता है दोनों नल सेट रहे हो, इसकी वजह से इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या निकल के आया? एक नल सेट निकल के आया। इतनी बातें क्लियर है? इन तीनों बातों को ध्यान में रखिएगा हमेशा, और हमेशा याद रखिएगा। पहला हमारे पास था, पहले सेट में m, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके एक एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिया। इतनी बातें अगर हमने पढ़ ली, कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, उसको ध्यान में रखेंगे हम। पहला पॉइंट अपने पास जो है यहाँ पे फर्स्ट चॉइस, कि अगर आपके पास कहीं भी पूछा जाए ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक, इनका डेरिवेशन देखो बहुत जरूरी है नहीं, इसलिए हम लोग केवल क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे इन बातों को, और डेरिवेशन की जरूरत है भी नहीं। इसका आंसर क्या होता है? सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाता है, यानी कि ए बी के साथ क्रॉस हो जाएगा, साथ में यूनियन है बीच में, तो यूनियन ए का क्रॉस किसके साथ होगा? सी के साथ। पहली बातें क्लियर हो गई। दूसरी बातें सेम तरीके से हमारे पास है कि ए क्रॉस अगर बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये भी हमारे पास सेम तरीके से ए क्रॉस बी, और उसके बाद इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, सेम रिजल्ट आएंगे। दोनों तरफ का रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। तो आप चाहे इसको फाइंड आउट करो या उसको फाइंड आउट करो, दोनों आंसर आपस में क्या होते हैं? सेम होता है। और सिमिलर हमारे तरीके हैं यहाँ पे। थर्ड प्रोसेस इज ए क्रॉस, अगर ऐसा भी लिखा हुआ है, बी माइनस सी भी लिखा है, तो भी हमारे पास आंसर क्या होता है? ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस सी होता है। ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग ना। अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो है, इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है अपने पास वो ये है कि बच्चों, अगर आपके पास मान लेते हैं दिया गया है ए सबसेट ऑफ बी, ऐसा लिखा हुआ है कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक रिजल्ट तैयार होता है जिसका डेरिवेशन बड़ा प्यारा है, बट डेरिवेशन से मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। अगर अब मैं चाहता हूं कि आप इस पॉइंट को दिमाग में रखो, डेरिवेशन हमको इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हमने क्या किया? अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं भी, तो आप क्या बोल सकते हो? ए क्रॉस ए का जो भी आंसर आएगा वो पक्का सबसेट होगा ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करूं तो हमने क्या बोला कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए क्रॉस ए से जो आंसर आएगा विल बी सबसेट ऑफ इनका क्रॉस प्रोडक्ट, आफ्टर दैट उल्टा क्रॉस प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन से जो आंसर आएगा। क्लियर है बात यहां से? हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इज कि सेम कहानी, अगर आपके पास ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम किसी दूसरे तीसरे सेट ले लेते हैं, एक तीसरा सेट सी, और उस तीसरे सेट को हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज ए क्रॉस सी, दोनों तरफ किया, तो ये हमारा पास आंसर क्या आने वाला? करेक्ट आएगा, कोई रॉन्ग नहीं होगा यहाँ पे। ये सब बातें हम ध्यान रखेंगे। इफ दिस वन देन दिस वन, इफ दिस वन देन दिस वन, ठीक है, ये पॉसिबल है। ये सी कोई भी सेट हो सकता है हमारे पास, एनी सेट ना। और सिक्स्थ पॉइंट अपने पास ये है कि अगर आपके पास ए सबसेट ऑफ बी लिखा हुआ है, आल्सो यहाँ पे एक साथ में और आया, ठीक, साथ में सी सबसेट ऑफ डी है, ए सबसेट ऑफ बी, सी सबसेट ऑफ डी, दो एक साथ आएंगे, तो हमारे पास LHS जिसे हम सॉल्व करते हैं ना, सिमिलर तरीके से चलेंगे कि आपने LHS को LHS से क्रॉस किया, ए क्रॉस सी, RHS को RHS से क्रॉस किया, बी क्रॉस डी, ये हमारा तरीका सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, नो चेंज, आंसर इज करेक्ट है। ठीक है, इतना बातें क्लियर हो गया। थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए यहाँ पे, ताकि मैं कुछ अच्छी बातें आपको और बता दूं। तो यहाँ पे हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं
और वो ये है कि फिफ्थ पॉइंट बच्चों दरअसल ये है हमारे पास कि सॉरी फिफ्थ नहीं, सेवंथ पॉइंट ना, यहाँ पे थोड़ा सा जगह चाहिए हमको। हमने बोला कि अगर सेवंथ पॉइंट की बात करें और आपके पास कहीं भी लिखा हुआ है, अगर मान लेते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा था पॉइंट, और ताकि आपको दिमाग में रहा तो बहुत बेटर है, समझिएगा ध्यान से। इसका जो रिजल्ट हो सकता है बच्चों, याद रखिएगा, फर्स्ट विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड, याद रखिए, कार्टेशियन कार्टेशियन ना, कार्टेशियन कार्टेशियन, तो क्या करेंगे, फर्स्ट विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, ए इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन विथ डी, बी इंटरसेक्शन विथ डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कैसे बताता हूं सुनो। हमने बोला यहां पे, क्योंकि इसी के एप्लीकेशन से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखो कितना प्यारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा भी, सुनिए। हमने बोला ए क्रॉस बी इसी से रिलेट करते हैं ना, इंटरसेक्शन, यहां पे चेंजेस किया हमने, इसी को उल्टा कर दिया, बी क्रॉस, सेम तरीका लगाओ, सेम तरीका मतलब इसको क्या करो, फर्स्ट विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड, एक सॉरी ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, बनेगा कि नहीं, ए का बी के साथ, बी का ए के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए के साथ। ध्यान से देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, केवल चेंजेस क्या है, क्रॉस इधर है, इधर इंटरसेक्शन, जहां पे इंटरसेक्शन वहां पे क्रॉस, इंटरचेंज हुआ है। ध्यान से देखो सारी चीजें सेम है, ए बी फिर बी ए बी फिर बी ए, इसी का एप्लीकेशन में इधर बताया। तो मेरे हिसाब से आप तो भूल जाओगे, मेरे को लग तो यही रहा है, बट मैंने बता दिया है आपके जानकारी के लिए। ये जो 8 पॉइंट्स है ना, इसको दिमाग में रखिएगा। अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कहीं पे कि ये आपके जो आइडेंटिटी गिवन है ये सेम है, सही है कि गलत है, तो आपको ध्यान में रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हो। दरअसल इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से हमने क्या किया, डेरिवेशन को रिप्लेस कर दिया, इसको नहीं पढ़ा, पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आई होप कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें जितनी भी थी अपने पास, वो चीजें आपने समझ रखी है, ठीक है ना। अगर इतनी बातें समझ गए आप, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ेंगे अब। तो बच्चों देखिए, मैंने सबको तो हटा दिया, एक पॉइंट रहने दिया, कौन सा, ये। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से, उस पर क्वेश्चन आया भी हुआ है जेईई में, और वो जो क्वेश्चन था उसका हमें डायरेक्ट फार्मूला पढ़ाया जाता था, अभी तक हमने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा है उसको, बट वो फार्मूला बना कहाँ से होगा, यहीं से बना था। समझिए मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने बोला आपके पास, इफ द सेट्स A and B have n elements in common, यहां पे बात करते हैं हम लोग कि कॉमन एलिमेंट कितने हैं, ए और बी के अंदर n एलिमेंट कॉमन है। तो आपसे अगर पूछा जाए, देन हाउ मेनी, क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, चलो, हाउ मेनी एलिमेंट्स will be common in A cross B and B cross A। हमने बोला भाई A और B में मैंने ये एलिमेंट कॉमन ले लिए हैं, तो ठीक है, आप A क्रॉस B निकालो, फिर B क्रॉस A निकालो, अब बताओ दोनों में कितने कॉमन आएंगे। तो बात ये हो रही है, कॉमन की बात करूं मैं अगर, तो दोनों में जितने कॉमन रहेंगे, सोचो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दूं, मैं इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो वही एलिमेंट तो आंसर में आएंगे, वही आएगा ना आंसर में, जितने कॉमन आएंगे वही आंसर में आएगा, कॉमन अगर पूछ रहा है तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार, इसके कॉमन एलिमेंट निकाल ही लेता हूँ। हमने बोला इसका इंटरसेक्शन निकालो, तो मैंने बोला यहां से फाइनलाइज करने के लिए ए क्रॉस बी कि देखता हूं कितने एलिमेंट कॉमन आते हैं। सुनिएगा, इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए,
तो हमें पता चल जाएगा इसमें और इसमें कितने एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। और अभी अभी हमने एक रिजल्ट तैयार किया। क्या रिजल्ट तैयार किया बच्चों? हमने क्या पढ़ा है कि इसका रिजल्ट क्या होता है? पहला वाला पहले के साथ, पहला वाला पहले के साथ क्रॉस दूसरा वाला दूसरे के साथ। अब आपको इधर तो ध्यान ही नहीं देना, इधर ही तो सॉल्व करना है ना। आप सोचिएगा, मुझे बताओ ए और बी में इंटरसेक्शन बोला है, ए और बी में कितने लोग कॉमन है? एन लोग कॉमन है। तो बताओ इस यहां से कितने एलिमेंट बाहर आने वाले हैं? तो आप बोलोगे सर यहां से तो हमको एन एलिमेंट निकल के आएंगे। फिर मैं आपसे पूछूं, ठीक है यार, यहां से कितने एलिमेंट कॉमन निकल के आएंगे? अभी भी आप क्या बोलोगे कि अभी भी इन दोनों में कॉमन कितने होने वाले हैं, या नई एलिमेंट कॉमन होने वाले हैं? एन एलिमेंट कॉमन होने वाले हैं। तो इसमें भी एन एलिमेंट, इसमें भी एन एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो निकालना है। तो सोचो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आने वाले हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, जब क्रॉस प्रोडक्ट लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? सीधा सीधा इनटू, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात आती है तो कितना आंसर आएगा? एन इंटू एन इक्वल टू एन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान रखेंगे कि अगर किसी सेट में दो सेट हैं अपने पास, दोनों में एन एलिमेंट्स कॉमन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इसमें पूछे इसमें और इसमें, तो हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे? उस नंबर का स्क्वायर कर देंगे। किसी भी क्वेश्चंस में किसी ने बोल दिया भाई ठीक है कि बोथ सेट्स ए एंड बी हैव 5 एलिमेंट्स इन कॉमन, तो पूछ लिया आपसे क्वेश्चन कितने कॉमन एलिमेंट आएंगे किसमें? नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो आप इसका आंसर क्या बताओगे डायरेक्टली? 5 का स्क्वायर दैट इज 25। आई होप की चीजें इतनी क्लियर हो गई। अगर इतनी बातें क्लियर है तो आप इतना रिपीट करो, और इतना रिपीट करते करते आप पढ़ो। इसके जस्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे हम लोग। बस टाइम की वजह से थोड़ा मिसमैच हो रहा है, बाकी ये लेक्चर में और लॉन्ग लेना वाला था, करीब 1 आवर्स का लेक्चर करता करीब करीब, बट इतना काफी है आपके लिए अभी तक। इसका आप पढ़ो, रिवीजन करो, और इसके आगे के लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और सारी चीजें पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है।